हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो पोयम आइस एंड फायर को लेकर के है, जिसे लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर 16th सेंचुरी के जाने माने कवियों में से एक हैं। क्वीन एलिजाबेथ के भी वो काफ़ी करीब थे और अपने समय में पोइट लॉरिएट भी रहे हैं। उनकी फेमस रचनाओं में आती हैं फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर और भी बहुत सारी। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं आइस एंड फायर की। आइस एंड फायर जो है एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई पोयम है। स्पेंसर उस समय बहुत ज़्यादा आकर्षित थे सोनेट फॉर्म की ओर और इसी कारण से उन्होंने इस पैटर्न को यहाँ पर इस कविता के अंदर फॉलो किया है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में इस सोनेट को लिखा है, क्योंकि इसकी राइम स्कीम इंग्लिश सोनेट्स या पेट्रार्कन सोनेट्स से अलग है। राइमिंग स्कीम सोनेट्स, स्पेंसरियन सोनेट किस तरीके से अलग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में सोनेट टाइप के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी हम इस पोयम पर आते हैं। आइस एंड फायर जो है वो उनकी काफ़ी फेमस कविताओं में से है और उन्होंने एक 89 सोनेट्स का श्रृंखला लिखी थी, जिसमें ये सोनेट 30वें नंबर का था। इस सोनेट के अंदर वो अपनी बिलवेड के ठंडे स्वभाव को, या कह सकते हैं शी डजंट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, इस स्वभाव को प्रकट किया है आइस शब्द के माध्यम से। और खुद का स्वभाव वो फायर से कंपेयर करते हैं, आग जैसा भड़कीला, जोश से भरा हुआ। वो हर समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे तो तैयार हैं। इस चीज़ को उन्होंने प्रकट किया है इस पोयम के अंदर। देखिएगा पोयम को। पोयम के अंदर एक और जो चीज़, रेटोरिकल क्वेश्चन यूज़ किए गए हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो कि पोइट पोयम में इस उद्देश्य से नहीं पूछता कि ही नीड्स एन आंसर फ्रॉम यू, बल्कि उन क्वेश्चंस को वो केवल इसलिए पूछता है क्योंकि वो हम अपनी बात पर हमारे आगे जोर दे करके कहना चाह रहा है। पोयम स्टार्ट कर रही हूँ। माई लव इज़ लाइक टू आइस, मेरी बिलवेड, लव यानी प्रेमिका, मेरी बिलवेड कैसी है? बिल्कुल बर्फीले ठंडे स्वभाव की है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देती। ठंडा स्वभाव है, नीरस स्वभाव है। आइस यानी कि एक्सप्रेशन लेस, वो एक्सप्रेस नहीं करती अपनी फीलिंग्स को। एंड आई टू फायर, और मैं कैसा हूँ? बिल्कुल आग के जैसा, जोश से भरा हुआ। यानी कि मैं हर समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता रहता हूँ और वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा करके रखती है। हाउ कम्स इट, तो फिर ऐसा कैसे होता है? पहला रेटोरिकल क्वेश्चन, हाउ कम्स इट, ऐसा कैसे होता है? देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, कि उसके अंदर की जो इतनी तीव्र ठंडक है। दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंडक या नीरस, वही संवेदनाहीन या फीलिंगलेस जो उसका तरीका है, उस पर कमेंट है कि इतना ठंडा जो उसका स्वभाव है। सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व्ड, वो पिघलती ही नहीं है। इज नॉट डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड यानी पिघलना। थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, जबकि मेरी कामनाएं कैसी है? आग जैसी हैं, फायर जैसी हैं, गर्म से या जोश से भरी हुई हैं। मेरी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा जोश या गर्मी से भरी हुई हैं, परंतु फिर भी वो पिघलती ही नहीं है, बल्कि क्या होता है? और कठोर हो जाती है। बट हार्डर ग्रोज, बल्कि वो और कठोर व्यवहार करने लगती है। हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीट, जितना अधिक मैं उसके आगे एंट्रीट, प्रेम निवेदन करना, जितना अधिक मैं उसके आगे प्रेम निवेदन करता हूँ वो उतनी ही अधिक कठोर हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? और हाउ कम्स इट, या फिर ऐसा कैसे होता है? दैट माई एक्सीडिंग हीट, कि मेरे अंदर की जो ये प्रेम की बढ़ती हुई अग्नि है, एक्सीडिंग बढ़ती हुई, हीट यानी अग्नि, गर्मी, प्रेम की जो ये अग्नि या कामनाएं मेरे अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। इज़ नॉट डिलेड, डिलेड यानी कंट्रोल्ड, उन पर कोई कंट्रोल नहीं लग पाता। नॉट कंट्रोल्ड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, हृदय को जमा देने वाली उसकी ठंडक के बावजूद, यानी कि इतना ठंडा स्वभाव है उसका कि अगर कोई और हो तो शायद प्रेम की भावना ही खत्म हो जाए उसके अंदर से, परंतु क्योंकि पोइट तो बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ है, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं होता। जो प्रेमिका की हृदय को जमा देने वाली ठंडक है, यानी कि इतना तीव्र ठंडक भरा या एक्सप्रेशन लेस जो उसका तरीका है, उससे भी पोइट के अंदर की जो गर्मी है या पोइट के अंदर की जो जोश से भरी हुई भावनाएं हैं वो कंट्रोल में नहीं आती।
डिलेड यानी कंट्रोल, बट दैट आई बर्न मच मोर, बल्कि क्या होता है वो और ज़्यादा जलता है, बट दैट आई बर्न मच मोर। इन बॉइलिंग स्वेट, उबलता हुआ जो पसीना है प्रेम रूपी अग्नि का, बॉइलिंग स्वेट उबलता हुआ पसीना, कहने का तरीका है यानी कि प्रेम रूपी अग्नि का जो उबलता हुआ पसीना है या प्रेम रूपी अग्नि जिसमें मैं जल रहा हूँ उसमें और ज़्यादा मैं जलता रह जाता हूँ, पर वो ध्यान ही नहीं देती। एंड फील, मैं महसूस करता हूँ, फील माई फ्लेम्स, अपने अंदर की इन प्रेम की लपटों को, फ्लेम्स से मतलब यहाँ आग की लपटों से नहीं है, प्रेम की लपटों से है। मैं अपने अंदर की इन प्रेम की लपटों को महसूस करता हूँ। ऑगमेंटेड, इकट्ठे होते हुए, ऑगमेंटेड मैनी फोल्ड, कई परतों में, मैं अपने अंदर की इन प्रेम की लपटों को महसूस करता हूँ कई परतों में इकट्ठे होते हुए। वाट मोर मिरेक्यूलस थिंग में बी टोल्ड, अब इससे ज़्यादा चमत्कारी बात आपको क्या बताऊँ। मिरेक्यूलस चमत्कारी, आश्चर्यजनक, अब इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात क्या कहें। दैट मे बी टोल्ड, क्या कह सकते हैं। दैट फायर, की अग्नि, विच ऑल थिंग्स मेल्ट, वो अग्नि जो कि हर चीज़ को पिघला देती है, विच मेल्ट ऑल थिंग्स, शुड हार्डन आइज, आग जो कि हर चीज़ को पिघला सकते वो बर्फ़ को कठोर कर रही है, यानी कि प्रेम का जो व्यवहार है पोइट का, वो जोश या अग्नि से भरा हुआ है, परंतु फिर भी पोइट की जो बिलवेड है उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो उतने ही ठंडक भरे स्वभाव से भरी हुई है। शुड हार्डन आइज, बल्कि और कठोर होती जा रही है। शुड हार्डन आइज, पोइट के अंदर की प्रेम की अग्नि उसे पिघला नहीं रही है बल्कि वो और कठोर हो रहा है। विच इज कंजील्ड, बर्फ जो कि भरा हुआ होता है, कंजील्ड यानी भरा हुआ, बर्फ जो कि भरा हुआ होता है, कंजील्ड किससे भरा हुआ होता है। सेंसलेस कोल्ड, इतनी ठंडक से कि हमारी संवेदनाएं काम करना बंद कर दें। सेंसलेस कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ या थोड़ी देर के लिए अगर हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंड में हम रख देते हैं तो हम सबको पता है कि थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि सेंसलेस कर देने वाली ठंडक से जो भरी हुई है बर्फ़। शुड किंडल फायर, वो आग को भड़काती है, किंडल यानी भड़काना। बाय वंडरफुल डिवाइस, एक बड़ा ही आश्चर्यजनक या चमत्कारी गुण है ये तो, वंडरफुल चमत्कारी, डिवाइस, डिवाइस गुण बड़ा ही चमत्कारी गुण है। सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड, क्या चमत्कारी गुण है कि आग तो बर्फ को कठोर कर रही है और बर्फ आग को बुझा ही नहीं रही बल्कि और भड़का रही है, यानी कि प्रेमिका का ऐसा एक्सप्रेशन लेस रवैया पोइट के अंदर के प्रेम को ख़त्म नहीं कर रहा है बल्कि वो और ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है, और पोइट के अंदर का इतना तीव्र प्रेम भी प्रेमिका के अंदर कोई भावना नहीं जगा पा रहा। बड़ा अजीब सा हाल है इस अवस्था का। सच इज़ द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड, कुछ ऐसी ही शक्ति होती है प्रेम की एक उदार या उत्तम मन के अंदर। दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, कि ये प्रकृति की पूरी दिशा को बदल देता है। प्रकृति की दिशा क्या कहती है कि बर्फ़ आग को बुझा दे और आग बर्फ़ को पिघला दे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। प्रेमिका का बर्फीला स्वभाव और कठोर हो रहा है और प्रेमी के अंदर की जो प्रेम की अग्नि है वो और ज़्यादा भड़क रही है, यानी कि दोनों विपरीत चल रहे हैं। इस प्रकार से ये सच्चे प्रेम की ताकत होती है कि वो प्रकृति की दिशा को बदल देता है। यहाँ पर पोइट ख़त्म करता है अपने सोनेट को। अब इस सोनेट की राइम स्कीम पर ध्यान दीजिएगा। पोयम का लास्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। अगर हम इस फायर को ए नाम दें तो दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेट, इसे हम बी नाम दे देते हैं। अगर हम इसे ए नाम दे रहे हैं और ग्रेट को बी नाम दे रहे हैं, तीसरा फिर डिज़ायर है तो इसे हम फिर ए नाम दे दें, और एंट्रेट और ग्रेट दोनों ए
सॉरी बी का साउंड करते हैं, तो इसे हम बी का नाम दे दें। तो ऊपर की 4 लाइन की जो राइम स्कीम हुई वो क्या हुई, ए बी। अब इसके बाद हम बात करें आगे की 4 लाइन्स की। स्पेंसर के सोनेट्स की ये खास बात होती है कि जो 4th लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसकी जो राइमिंग रहती है यहाँ पर बी, वो ही आगे कंटिन्यू हो जाती है 5th लाइन में। जैसे कि एंट्रीट और हीट, इन दोनों में सेम वर्ड या साउंड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, हीट एंड ट्रीट। अब नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड, जो कि ऊपर किसी भी वर्ड से नहीं मिल रहा है, तो इसे हम नाम दे देंगे सी, सी। फिर स्वेट ऊपर के बी से मिल रहा है, तो इसे हम बी नाम दे देंगे, और मैनीफोल्ड और कोल्ड को फिर सी नाम दे देंगे सेम साउंड के कारण। इस तरीके से 8 लाइन की राइम स्कीम हुई, ए बी सी। अब आगे की लाइंस का देखिएगा। अब आगे की लाइन में जो 9th लाइन है उसका लास्ट वर्ड है टोल्ड। टोल्ड जो है वो मैनीफोल्ड और कोल्ड के साथ राइम कर रहा है, तो इसे हम फिर सी नाम देंगे। और हार्डन आइस लास्ट वर्ड है, जिसे कि हम डी नाम दे देंगे। फिर कोल्ड को सी नाम देंगे और डिवाइस को डी नाम दे देंगे। आगे के 2 वर्ड्स काइंड और माइंड सेम साउंड कर रहे हैं, इनको हम नाम दे देंगे ई। तो इस तरीके से पूरी पोयम की राइम स्कीम हुई, ए बी सी डी ई। ये राइम स्कीम हुई। एक चीज़ अगर हम नोट करें तो 4th लाइन का जो राइम स्कीम है बी, वो आगे कंटिन्यू होती है 5th लाइन में और 7th लाइन में। फिर 5th और 7th लाइन की राइम स्कीम इस तरीके से इन दोनों जो ऊपर के 4 क्वार्टरन है, 8 लाइन का जो क्वार्टरन पार्ट है, उनको कनेक्ट किया गया है एक तरह से बी से। इसके बाद आता है सी। लास्ट वर्ड जो 8th लाइन का है वो है मैनीफोल्ड, जिसका राइम स्कीम है सी। ये सी राइम स्कीम जो है आगे की 9th लाइन में कंटिन्यू होती है, सी ही रहती है, तो सी डी। इस तरीके से ये सी कंटिन्यू होता है। तो हम देखें तो स्पेंसर के जो सोनेट्स होते हैं उनमें राइम स्कीम एक चेन सिस्टम रखती है, जिसके द्वारा तीनों स्टेंजास में एक लिंक बना दिया जाता है। जबकि जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं या मिल्टन के सोनेट्स हैं, उनमें इस तरीके का चेन सिस्टम काम नहीं करता है। अब लास्ट की 2 लाइन की राइम स्कीम क्या है, ई। इस तरीके से हमारे पूरे सोनेट की राइम स्कीम देख करके हम समझ सकते हैं कि राइम स्कीम किस तरीके से निकाली जा सकती है, और उसके अलावा ये भी समझ सकते हैं कि स्पेंसर के सोनेट्स की राइम स्कीम में डिफरेंस क्या है। ये पोयम सोनेट पैटर्न को फॉलो करती है, ये ध्यान। आपको मेरा ये सोनेट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।